आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की गहराई में उतरेंगे जिसने हर नागरिक को पुलिस की ताकत के सामने एक मजबूत ढाल दी। जी हाँ, ये कहानी है डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य की। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं बल्कि एक दौर की कड़वी हकीकत थी। एक ऐसी सच्चाई जो पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के रूप में सामने आ रही थी और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही गहरे सवाल खड़े कर रही थी। और इसी अंधेरे के बीच से एक आवाज उठी, डी.के. बसु। वो कोई बड़े राजनेता नहीं थे, बस एक जागरूक नागरिक थे। साल था 1986, जब उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस को एक सीधी सादी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या था? अखबारों में छप रही हिरासत में मौतों की वो परेशान करने वाली खबरें। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसमें कौन से संवैधानिक सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त बातें कहीं, और सबसे जरूरी वो 11 गाइडलाइंस क्या हैं जो आज हर नागरिक का अधिकार हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी चिंगारी से, एक चिट्ठी से, जो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय बहस बन गई। देखिए, 1986 का वो समय था जब अखबार पुलिस लॉकअप में होने वाली मौतों की खबरों से भरे पड़े थे। इन्हीं खबरों ने डी.के. बसु को वो चिट्ठी लिखने पर मजबूर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को तुरंत समझा। उन्होंने उस आम सी चिट्ठी को ही एक जनहित याचिका यानी PIL मान लिया और सुनवाई शुरू कर दी। इस मामले के केंद्र में जो समस्या थी वो बहुत गहरी और गंभीर थी। हिरासत में मौतें लगातार बढ़ रही थीं और मामलों को दबाने या रफा दफा करने की कोशिशें भी हो रही थीं। मतलब जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो उनकी जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। ये मामला सिर्फ कुछ दुखद घटनाओं के बारे में नहीं था। नहीं, ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के बीच एक सीधी टक्कर थी। यहाँ पर देखिए, दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था हमारे संविधान का आर्टिकल 21, जो हर इंसान को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि सम्मान और मानवीय गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार देता है। और दूसरी तरफ थी हिरासत में दी जाने वाली यातना, जो इस गरिमा पर सबसे क्रूर और सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टॉर्चर को सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ये मानवीय गरिमा पर एक सोचा समझा हमला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है तो हमारी सभ्यता एक कदम पीछे चली जाती है। इस दर्द की गहराई को समझाने के लिए अदालत ने एक लेखक के शब्दों का सहारा लिया। उन्होंने कहा, यातना आत्मा में एक ऐसा घाव है जो निराशा, भय, क्रोध और घृणा से बना है। ये लाइनें दिखाती हैं कि अदालत इस मुद्दे को कितनी मानवीय संवेदना के साथ देख रही थी। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सिस्टम और न्याय प्रणाली की हालत पर कुछ बहुत ही तीखी और ऐतिहासिक टिप्पणियां की, जिसने सच में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अदालत ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि हिरासत में जो हिंसा हो रही है वो उन लोगों के हाथों हो रही है जिनका काम नागरिकों की रक्षा करना है। ये रूल ऑफ लॉ पर सीधा हमला है। कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस के खिलाफ सबूत जुटाना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि गवाह डरते हैं और रिकॉर्ड आसानी से बदल दिए जाते हैं। और फिर अदालत ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। सवाल था, क्या किसी नागरिक को पुलिस के गिरफ्तार करते ही उसके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? और फिर अदालत ने खुद ही इसका जवाब दिया। इसका जवाब एक जोरदार नहीं होना चाहिए। ये एक निर्णायक पल था। ये तय हो गया था कि पुलिस स्टेशन की दहलीज पर किसी के मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते। इस सिस्टम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि 11 अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए। ये नियम हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। तो आइए इन नियमों को ध्यान से समझते हैं। पहला, गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उनके नेम टैग पर उनका पद और नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी के समय एक अरेस्ट मेमो बनाना ही होगा, जिस पर गिरफ्तारी का समय, तारीख और एक गवाह के दस्तखत हों। और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को फोन करके अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का पूरा अधिकार है। आगे के नियम डॉक्यूमेंटेशन और सेहत से जुड़े हैं। चौथा नियम कहता है कि गिरफ्तारी की हर जानकारी स्टेशन डायरी में दर्ज होगी। पांचवां और छठा नियम मेडिकल सुरक्षा देते हैं। मतलब गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के शरीर पर मौजूद चोटों की जांच होगी और एक इंस्पेक्शन मेमो बनेगा।
और इसके अलावा हिरासत में हर 48 घंटे में डॉक्टर से मेडिकल जांच करवाई जाएगी। 7वां नियम न्यायिक निगरानी को मजबूत करता है। मतलब गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेजों की एक कॉपी इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। और 8वां, जो शायद सबसे अहम अधिकारों में से एक है, कि गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाजत होगी। यह कानूनी मदद को सुनिश्चित करता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ सलाह या सुझाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इन नियमों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, बल्कि इसे अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जिसके लिए सजा भी हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इस फैसले ने असल में बदला क्या, और क्यों इसे भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसने पहली बार आर्टिकल 21 जैसे मौलिक अधिकारों को कागज से निकालकर जमीनी हकीकत में बदलने के लिए ठोस प्रैक्टिकल नियम बनाए। इसने ये भी तय कर दिया कि अगर सरकारी अधिकारी किसी के अधिकार छीनते हैं तो सरकार सॉवरेन इम्यूनिटी यानी ये बहाना बनाकर नहीं बच सकती कि हमसे गलती नहीं हो सकती। नहीं, सरकार को पीड़ित को मुआवजा देना होगा। और हाँ, ये नियम सिर्फ पुलिस पर ही नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी जैसी सभी जांच एजेंसियों पर लागू होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो हर एक नागरिक को पता होनी ही चाहिए? अब हम उस जानकारी पर आते हैं जो हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो वो कौन से अधिकार हैं जो हमें तुरंत याद आने चाहिए? सबसे पहले, एक गवाह के दस्तखत वाला अरेस्ट मेमो बनवाने पर जोर दें। दूसरा, किसी करीबी को फोन पर बताने के अपने अधिकार का तुरंत इस्तेमाल करें। तीसरा, वकील से बात करने की मांग करें। चौथा, अगर शरीर पर कोई चोट है तो मेडिकल जांच का अनुरोध करें। और पांचवा, ये जानना सबसे जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। डीके बसु मामले ने हमें सिर्फ कुछ नियम नहीं दिए बल्कि एक सोच दी है। ये हमें याद दिलाता है कि जानकारी ही असली ताकत है, और जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो कोई भी सिस्टम आपको दबा नहीं सकता।